बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका आज के इस लेसन में। आज का जो लेसन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसका टाइटल है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यह साइंस का क्लास 7 साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों कि किस तरह से हम लोग इस पूरे लेसन्स को हम लोग आगे आगे की ओर देखते हैं। अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान से देखेंगे। यह जो है वो क्लास 7th का है। ये एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड लेसन्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस लेसन्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी रेस्पायर। हम लोगों का जो रेस्पिरेशन है उसके पीछे होने का कारण क्या है। तो जब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो रेस्पिरेशन जो है, जहाँ हमारे जीवन का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, और इसमें देखते हैं कि वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड कंटेन स्टोर्ड एनर्जी। व्हेन वी रिस्पायर, द फूड इज ब्रोकन डाउन in the cell of our body with the help of oxygen and energy is released। इसमें क्या है कि जब कभी भी हमें फूड से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो फूड कंटेन्स द स्टोर्ड एनर्जी। फूड के अंदर एनर्जी रहता है, और एक प्रकार से जब हम सांस लेते हैं और उस ऑक्सीजन की मदद से जो है फूड एनर्जी में ब्रेक होता है। आगे के क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट काइंड ऑफ एनर्जी होता है जिसमें ये ब्रेक डाउन होता है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ द बॉडी with the help of oxygen to release energy। Okay, since respiration takes place in the cell of the body, it is called the cellular respiration। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि बॉडी के अंदर जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या स्टार्च लेते हैं तो उससे जो ग्लूकोज बनता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो, जैसे मान लीजिए ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज और यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग ये ऐसे O2 से भी डिनोट करते हैं। तो इसके द्वारा जब ये रिएक्शन करता है तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर भी रिलीज करता है और एनर्जी भी रिलीज करता है। तो यही एनर्जी हम अपने डे टू डे लाइफ में मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है बेसिकली बेसिक लेवल पे ये एक प्रकार का सेलुलर रेस्पिरेशन है। और जब हमारा सेल दिए गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है लंग्स की मदद से। तो इस तरह से आप इसको देखें। अब यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप देखिए कि जनरली जो है रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और दूसरा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें बेसिकली जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और टूटकर जो है एनर्जी रिलीज करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना मौजूद नहीं हो। ये बेसिकली आपके ईस्ट बैक्टीरिया इन सब में होता है। एक बहुत साधारण सा एग्जांपल आप देखते होंगे कि घरों में जो ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, वह फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। अल्कोहल बनाने के लिए जो मोलासेस का फर्मेंटेशन होता है वह भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन in which glucose is broken down in the absence of oxygen to release alcohol, carbon dioxide and energy। It takes place in yeast। yeast एक प्रकार का फंगस होता है, यूनिसेलुलर ही आप इसको कह सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है।
आपके जो बेकिंग वगैरह जो इंडस्ट्री है ये सब, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखेंगे कि ग्लूकोज वगैरह भी जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता है, और उस कंडीशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में रिलीज होता है। आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के पीछे मेन कारण यही है कि ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा सा कि हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे? तो मसल्स में जब हम बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह करते हैं तो देखते हैं अचानक से दर्द शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन मसल्स प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड वी आर फीलिंग अ सॉर्ट ऑफ पेन। आइए अब हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन and carbon dioxide rich is given out with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen is called inhalation. The giving out air rich in carbon dioxide is called exhalation. अब देखिए क्या होता है कि सांस लेने, मतलब जब हम गैसेस को, एयर को अपने अंदर लेते हैं, और सांस छोड़ना जब हम अपने सांस को बाहर की ओर निकालते हैं। तो ब्रीदिंग का ये एक दो इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है जिसको हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये काम फेफड़े के द्वारा होता है, लेकिन इसमें हमारा जो नॉस्ट्रिल होता है, नोज़ की जो दो नलियाँ होती है, उससे सांस बाहर निकलता है और सांस हम लेते भी हैं। आप मुंह से भी ले सकते हैं, क्योंकि नाक और मुंह दोनों की का ज्वाइंट जो है गले के पास होता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में एयर इनटेक होता है। अब आ जाइए ब्रीदिंग रेट कहते हैं। देखिए ब्रीदिंग रेट क्या होता है? जो हमारे सांस लेने की जो कैपेसिटी होती है, मान लीजिए 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार इनहेल कर रहे हैं, कितनी बार एक्सहेल कर रहे हैं, इसी को हम लोग ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। व्हेन अ पर्सन नीड्स मोर एनर्जी ही ब्रीथ्स फास्टर, more oxygen is supplied to the cell, more food is broken down and more energy is released. आप देखते होंगे कि जब आप कोई काम बहुत तेज़ी से करते हैं, या आप दौड़ते हैं, या आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, या बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपके शरीर का एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं आपकी सांस भी बहुत तेज़ी से चलने लगती है। उसके पीछे एकमात्र कारण यह होता है कि आप जितनी तेज़ी से आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो रेस्पिरेशन उतनी तेज़ी से करके उसके आपके जो ग्लूकोज है बॉडी में, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सारे बच्चे आप गौर से देखेंगे। इसमें है कि हाउ डू वी ब्रीथ। तो ब्रीदिंग जो एक प्रोसेस है, इसमें आपके शरीर का एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। आप यहाँ देखिए, आपके इमेज में दिख रहा होगा, जब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड ये जो आपका इमेज है, इस इमेज को आप देखिए। यहाँ पर आप क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम आपको अभी एक पेन की मदद से दिखाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो इमेज है आपका, ये देखिए किसका है? ये लंग्स का है, ये ह्यूमन बॉडी का। और यहाँ पर आपको जो इधर दिखाया जा रहा है, ये लंग्स की ब्रीदिंग पैटर्न को दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आप गौर करेंगे, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही जो है ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल में होता है। और आप देखेंगे द मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नॉस्ट्रिल, नाक वगैरह जो होते हैं, नाक की जो छेदें होती हैं, उन्हीं से हवा अंदर की ओर जाता है। दूसरा आप देखेंगे नेजल कैविटी, नाक की जो अंदर की जो कैविटीज होती है वो हो गया। विंड पाइप, जो गले की मतलब जो लैरिंग्स वगैरह होता है, उसके साथ जो एक नली है जो फेफड़े तक जाती है, दैट इज कॉल्ड द विंड पाइप। लंग्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम इज अ सॉर्ट ऑफ लेयर ऑफ द स्किन विच इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द लंग्स, तो पेट के ऊपर और फेफड़े के नीचे। तो यहाँ आप गौर करेंगे कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब ब्रीदिंग हम अंदर लेते हैं, सांस जब नाक से अंदर खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनहेलेशन। तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन व्हाट हैपेंस, chest cavity increases in size
एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, एयर इंटर्स इनटू द लंग्स। अब जैसे मान लीजिए आप सांस को अंदर लेंगे, तो अंदर लेने के बाद जब कोई चीज़ अंदर आती है, जैसे हवा ही अंदर आई, तो वो क्या करता है बच्चों कि आपके जो है ना लंग्स है उसको ना फुला देता है, उसको थोड़ा साइज में बढ़ा देता है। तो जब वो फूल जाता है तो एयर में स्पेस अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो वो बाहर की हवा अंदर की ओर खींच लेता है। ओके, दैट इज़ द इनहेलेशन, है ना। अब आप देखेंगे कि जब ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब आप सांस को बाहर आपको निकालना होता है, तो चेस्ट कैविटी जो है रिड्यूसेस इन देयर साइज, वो अपने आकार में थोड़ा सिकुड़ जाती है। दब जाने के कारण हवा भाई बाहर निकलती है, तो कहाँ से निकलेगी, तो आपके नाक के द्वारा निकलेगी। देन द चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस इन साइज एंड द डायफ्राम मूव्स अप एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। स्वाभाविक है कि जब आप सिकोड़ रहा है तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, नीचे मुड़ने का चांस है नहीं क्योंकि नीचे तो पेट है। तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, दबेगा, तो दबने से जो है हवा ऊपर मुंह से या नाक से आपके बाहर चली जाती है। दैट प्रोसेस हैज़ बीन फाइनली शोन इन दिस वेरी डायग्राम। स्टूडेंट, यू सी ओवर हेयर यू सी द लंग्स, हाउ द diaphragm is just expanding in order to inhale the air, and how it is pushing up in order to exhale the air. So in both of the image you can easily see this process, and this is the well level diagram of the human respiratory system. Okay, so you can easily see it, and I feel that you must remember it. आइए अब हम लोग जो है सो कुछ उसके दूसरे ऑर्गेन्स को भी देखें। देखिए ये भी चीज़ें वही है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो पहला वाला इमेज जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस इमेज में आप देखिए कि इसमें किसी तरह का जो है कुछ भी नहीं किया गया है, ये डायरेक्ट उसी तरह से फ़ोटो है और दिया। लेकिन यहाँ पर इसके जो है ना पूरा अंदर से क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है, ताकि इंटरनल व्यू जो है आपको यहाँ पर इंटरनल व्यू आपको यहाँ मिल सके। तो यही पूरा हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। आप थोड़ा गौर से इसको देखें। अब आप देखिए कि थोड़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आप यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे तो देखेंगे कि यू विल फाइंड इट ओवर हेयर कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ लंग्स जब ऊपर की ओर पुश हो रहा है तो सांस निकल रही है, तो ये एक्सहेलेशन हो गया। यहाँ देखिए कि सांस जब अंदर की ओर लिया जा रहा है तो डायफ्राम नीचे की ओर मूव हो जा रही है, तो ये एक्सहेलेशन हो गया। तो यहाँ पर जो है, और रिब्स जो होता है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हड्डी की संरचना होती है उसके चारों ओर से। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बगल में जो आपके यहाँ पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसमें देखिए ये उसी चीज़ को ये बार बार जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा जो है एक्सहेलेशन होता है तो चेस्ट जो है एक्सपेंड करता है। क्या होता है? एक्सपेंड करता है। अगर हमारा इनहेलेशन हो रहा है और यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना सिकुड़ता है और ये नीचे से ऊपर की ओर पुश भी कर रहा है। तो बच्चों ये एक सिस्टम है, इसको एक नॉर्मल कंडीशन में भी आपको समझाया जा सकता है। अब आप यहाँ पर गौर करें तो देखिए, इस जगह पर आप अगर गौर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि इसमें देखिए कि यहाँ पर एक जो है ना जार लिया गया है। ये एक मतलब आपको मैं बता दूं कि ये जो सिस्टम है ये ग्लास जार है, ठीक है। ये जो है आपका ग्लास जार है, ग्लास जार, ठीक है। इस ग्लास जार में नीचे दो बलून लगा दिए गए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ये बलून हो गया, ये बलून हो गया। अब इसमें क्या है, ऊपर से इसको जो है ना ढक्कन के पास बिल्कुल सील कर दिया गया है। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि नीचे जो है ग्लास जार के नीचे ये बिल्कुल खाली है और यहाँ रबर का ना एक डायफ्राम लगा दिया गया है इतना पूरी दूर पे। और इस डायफ्राम को जब नीचे की ओर खींचता है, देखिए जब इस डायफ्राम को दबाया जाता है, मैंने पहले खींच के छोड़ दिया जाता है तो ये ऊपर की ओर फैल जाता है, यानी कि ये ऊपर की ओर दबाव डालता है। तो जैसे ही दबाव डाला तो इसका अंदर का एयर ना ये जो गुब्बारा आपको दिख रहा है, इस गुब्बारे पे प्रेशर डालता है और क्या होता है, फाइनली जो है इस जगह से
एक्सपिरेशन हो जाता है, मतलब एयर जो है ना आउट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे डायफ्राम को कहाँ क्या कर रहा है, नीचे पुल डाउन कर रहा है। तो नीचे ये डायफ्राम को जब पुल डाउन करता है तो इसका इसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने के बाद ये जो बलून है, इस बलून के एरिया में भी एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन होने के लिए जो खाली जगह बच जाती है तो उसको भरने के लिए क्या होता है, ये हवा जो है, ये एयर जो है, ये आपका ये इस जगह से इस जगह पे एयर आता है, हवा बाहर से आ जाती है इसके अंदर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जैसे ये है ना, तो जैसे ये एयर जो हो गया, ये एयर जो है आपका यहाँ से डायरेक्ट जो है इस ओर से इसमें पुश हो जाता है इसके अंदर में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक्सपेंड भी कर जा रहा है। तो ये सब कुछ इसके सिग्निफिकेंट पहलू हैं। जिस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अगर मान लिया आप सांस ले रहे हैं तो सांस में आप कुछ गैस छोड़ रहे हैं, तो किस तरह की गैसेस निकल रही है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, बेसिकली वी आर टेकिंग द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट व्हाट हैपेंस, मिक्सचर ऑफ गैसेस तो हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल क्या हो जाता है बच्चों कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही लेना होता है। तो ऑक्सीजन हम ले लिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो हम लोग यहाँ पर अगर मान लिया कि सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के बाद एक सवाल उठता है कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या ब्रीथ आउट करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर जो है यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसी जगह पे कि इसमें कौन सी एक्टिविटी है हम लोग, तो यहाँ आप लोग गौर करेंगे जैसे कि इसे एक एक्टिविटी को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में जो है लाइम वाटर बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर होता है, आगे क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। तो इस लाइम वाटर में जैसे ही आप मुंह से फूकेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये वाटर जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की वाटर में, MILKY, मिल्की वाटर, ठीक है। तो मिल्की वाटर क्या होता है बच्चों, ये जब कभी भी मिल्की वाटर होता है तो इट प्रूव्स दैट कि इसमें इसके अंदर में जो है ना, जो हवा जा रही है उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो द कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रेजेंस ऑफ मिल्की वाटर प्रूव्स दैट द एयर विच वी ब्लो आउट फ्रॉम आवर पाइप कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है कि ब्रीदिंग इन अनदर एनिमल्स। जैसे कि हम यहाँ पर एक कॉकरोच की बात देख रहे हैं। तो जैसे कॉकरोच वगैरह क्या करता है, तो देखिए कॉकरोच का क्या है कि अपना कुछ उतना तो डेवलप रहता नहीं है उनका सिस्टम। वो क्या होता है कि आप इसमें देखिए कि उनका जो है, अब जैसे देखिए ये ना स्मॉल ओपनिंग के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, जिसको हम लोग ना ये वाला जो एस्पेरिकल्स है, ये एस्पेरिकल्स कहते हैं। एस्पेरिकल्स क्या होता है कि कनेक्टेड एयर ट्यूब से होता है, और इसको जो है ना ट्रैकिया बोलते हैं। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन रिच एयर इंटर्स थ्रू द एस्पेरिकल्स, ओके, एस्पेरिकल के द्वारा इंटर कर जाता है एंड पासेस थ्रू द ट्रैकिया टू ऑल सेल इन द बॉडी, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल पासेस थ्रू द ट्रैकिया एंड एस्पेरिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो यूज़ कर लेता है वो सभी फिर उसी एस्पेरिकल्स के थ्रू शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग द रेस्पिरेशन इन द कॉकरोच। तो इस समय आपको बताना है कि ये जो है एस्पेरिकल्स की मदद से ये लोग मतलब ये ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे दूसरा आ रहा है अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में देखिएगा कि अर्थवॉर्म भी बहुत पिकुलियर सब्जेक्ट है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली इनके स्किन जो है ना वो मॉइस्ट होते हैं। अब स्किन मॉइस्ट होने के कारण जो है और स्किन में पोर्स भी होते हैं, तो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो
रेस्पिरेशन का मोड है वो थ्रू स्किन ही होता है, किसमें, अर्थवॉर्म में। अब देखिए दूसरा एक सिग्निफिकेंट है कि मछलियाँ भाई कैसे रेस्पिरेशन करती हैं। तो अगर आप गौर करेंगे, जैसे कि मछलियों में थोड़ा सा अगर आप गौर करते हैं तो मछलियाँ जो है ना गिल की मदद से, गिल की जो गिल हैं उनके, मछलियों के जो ये गिल होते हैं उसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करती है। ये वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, ओके बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिज़ोल्व जो होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है O2 इन वाटर, इसको ये क्या करते हैं कि जब ये इधर से ये पानी लेते हैं मुंह से, तो यहाँ से ये मतलब जो है ना वाटर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी मिक्स है और इधर से निकालते हैं, लेकिन इसकी जो महीन इसमें जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज इस मिक्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब कर लेने के कारण इनका रेस्पिरेशन का वर्क पूरा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर है, कभी कभार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है इसमें कैसे होता है। देखिए बेसिकली क्या है कि प्लांट्स में लीफ को जब आप पलटेंगे, पीछे देखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूं आपको ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये देखिए, ये जो प्लांट है, प्लांट का ये मतलब लीफ है। इस लीफ में आप एक चीज़ देखेंगे, जब इसको आप उल्टा करेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे, तो उसके पीछे माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरह के स्टोमेटा नज़र आएंगे। और इसके जो ये दोनों तरफ जो आपको दिख रहे हैं, ये दे आर बेसिकली गार्ड सेल। क्या होता है, ये गार्ड सेल होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो आपको दिख रहा है गार्ड सेल, तो ये इसको स्टोमाटा के ओपनिंग को और क्लोजिंग को ये कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज जो है इसी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और प्लांट जो है आपको मालूम है कि सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, वो करता है। और उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है प्लांट, आपको मैं बता दूं कि ये जो है ग्लूकोज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो एक तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और आप देखेंगे कि जैसे रूट वगैरह में हुआ तो कभी कभी कुछ आप लोग मडी एरिया वगैरह में, जैसे अपना सुंदरबन वगैरह का डेल्टा है, वहाँ जाइएगा तो देखिएगा कि जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर से निकल कर पानी के ऊपर में रहती हैं। पहले वो मिट्टी में जाती हैं, मिट्टी के बाद वो तो दलदल होता है पूरा, वो तो वहाँ से वो फिर ना जड़ें पानी के ऊपर तक निकल आती हैं ताकि फ्रेश एयर, ऑक्सीजन लिया जा सके और प्लांट की ब्रीदिंग हो सके। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ज़मीन के अंदर जब इनकी जड़ें जाती हैं तो जड़ों के जो रूट्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्शन, वो मिट्टी के जो खाली पैकेट्स होते हैं उस जगह पर ये मौजूद होते हैं। तो वहाँ से भी इनको जो है एयर्स मिल जाता है। तो बच्चों ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर है। आप देख सकते हैं कि द लीव्स हैव द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा विच हेल्प्स इन द exchanges of gases. The root hair also helps to take air from the soil. तो बच्चों ये जो आज का लेसन था इसमें इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुना, आपको ये समझ में भी आया होगा और आप इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो निश्चित आप पूछिए। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है सो इस लेसन में इतनी देर तक अपना समय दिया और ध्यान से सुना।